Hello, my dear students. Welcome back to Instant Studies. We are going to start the next part of your chapter number 15, that is Indian Constitution. So it's time to just recap, right? सबसे पहले थोड़ा recap कर लेते हैं, quick revise कर लेते हैं what we have studied in the first video lecture. In that lecture, we have seen the introduction first. Then we have learned what is the Constitution. Okay, what the Constitution is, we have learned that, and after that we have discussed some details about our Indian Constitution. And right now I am going to represent features of the Indian Constitution, right? And we are also going to study the fundamental rights and duties that are stated in our Constitution. So without wasting much time, let's get started. Features of the Constitution. In many ways, our Constitution can be termed as unique. हमारे Constitution को यूनिक कहा जाता है, ठीक है? क्यों यूनिक कहा जाता है? In many ways, बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिक कहा जाता है. As mentioned earlier, it is the longest written constitution in the world. Okay, we have studied this statement that हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड. पूरी वर्ल्ड में हर कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन आप चाहे चेक कर लो, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है. इट स्टार्ट्स विथ अ प्रीएम्बल विच मीन्स इंट्रोडक्शन. ओके, तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट्स विथ a preamble. ठीक है. Now what is the meaning of this particular word preamble? That means an introduction. Okay, basic principles and aims of administration are mentioned in this preamble. यानी इंट्रोडक्शन में ही क्या मेंशन किया गया है? जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, एम्स हैं, ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं, एम्स हैं, वो सारी चीज़ें किस में मेंशन की गई हैं? प्रीएम्बल में, यानी इंट्रोडक्शन में, कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन में. ओके, वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ द फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, तो हम अभी क्या देखने वाले हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स देखने वाले हैं. द फर्स्ट वन इज डेमोक्रेसी. इंडिया हैज़ अडॉप्टेड डेमोक्रेटिक वे ऑफ गवर्नेंस. गवर्नेंस के लिए इंडिया ने क्या किया है? डेमोक्रेटिक वे जो है वो अडॉप्ट किया है. ठीक है, इंडिया हैज़ अडॉप्टेड democratic way for governance. In a simple and common language, democracy is defined as the rule of the people, by the people and for the people. ठीक है, अगर सिंपल और कॉमन लैंग्वेज में हम देखें कि डेमोक्रेसी क्या है तो उसे किस तरह से डिफाइन किया गया है? इट इज़ डिफाइंड एज द रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. यानी लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों का ही. ठीक है, ये रूल लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा ही होता है और लोगों के लिए ही होता है. इन अदर वर्ड्स, द रूल और द सिस्टम ऑथराइज्ड एंड मैनेज्ड बाय द पीपल. अदर वर्ड्स मीन्स अगर इन दूसरे वर्ड्स में हम चेक करें तो इसका जो सिंपल मीनिंग है वो क्या निकलता है? ये एक रूल है या सिस्टम है. द रूल और द सिस्टम ऑथराइज्ड एंड मैनेज्ड बाय द पीपल. ठीक है, ये लोगों के द्वारा ही मैनेज किया जाता है. इन इंडिया, इलेक्शंस आर हेल्ड every 5 years in which people elect their representatives. तो इंडिया में क्या होता है? इलेक्शंस किए जाते हैं. ठीक है, इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल के अंदर इलेक्शंस होते हैं और उसमें लोग जो है वो इलेक्ट करते हैं देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. ये कैसे इलेक्ट किए जाते हैं? बाय वोटिंग. ठीक है, तो वोटिंग होता है, हम सभी को पता है ना, इलेक्शंस में वोटिंग के ज़रिए पीपल इलेक्ट किए जाते हैं. The elected candidates represent the people for 5 years. ओके, तो जिनको इलेक्ट किया जाता है वो कैंडिडेट्स जो होते हैं वो इंडिया को 5 साल तक रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन बी अ कैंडिडेट इन इलेक्शन irrespective of any discrimination based on
सेक्स, कास्ट, रिलीजन एट्सेट्रा। यानी इंडिया का कोई भी सिटीजन कैंडिडेट बन सकता है इलेक्शन में, है ना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? भेदभाव, ठीक है। कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इंडिया का कोई भी सिटीजन कैंडिडेट बन सकता है इलेक्शन प्रोसेस में, ओके, बेस्ड ऑन सेक्स, मतलब किसी भी सेक्स का हो सकता है, फीमेल हो मेल हो, कोई यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। किसी भी कास्ट का हो चलेगा, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी धर्म का हो चलेगा। इंडिपेंडेंस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या हो जाता है यहाँ पर? इंडिपेंडेंस, फ्रीडम है, इंडिपेंडेंट इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे हर किसी को क्या कहते हैं, राइट है कि वो इलेक्शन प्रोसेस में एज ए इंडियन सिटीजन वो पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ना सेक्स का यहाँ पर कोई झंझट है, ना कास्ट का कि फीमेल है नहीं बन सकते, या कोई ऐसा रिलीजन है, कोई ऐसा धर्म है तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इंडिया को, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इंडिपेंडेंस यहाँ के लिए इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट है। Secularism. India is a secular country. It means that the country is not run on the basis of ideology or beliefs of any sect or religion. तो इंडिया जो है वो सेक्युलर कंट्री है, ओके। नाउ व्हाट डज इट मीन? द कंट्री इज नॉट रन ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी और बिलीव्स ऑफ एनी सेक्ट और रिलीजन, ठीक है। दैट मीन्स जो इंडिया है, जो कंट्री है हमारी इंडिया, वो किसी रिलीजन के या किसी सेक्ट के बिलीव्स या आइडियोलॉजी के बेसिस पे नहीं चलती है, ठीक है। हमारी कंट्री जो है वो किसी पर्टिकुलर धर्म के मान्यताओं पे या उसकी आइडियोलॉजी के बेसिस पे नहीं चलती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही धर्म की मान्यताओं के मुताबिक कंट्री रन करती हो, ऐसा नहीं है, ओके। नो डिस्क्रिमिनेशन इज़ मेड और प्रैक्टिस्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्ट और कम्युनिटी। किसी कम्युनिटी या किसी सेक्ट के बेसिस पे कहीं डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में नहीं होता है, ठीक है। नो डिस्क्रिमिनेशन इज़ मेड और प्रैक्टिस्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्ट और कम्युनिटी। किसी संप्रदाय या किसी समुदाय के बेसिस पे कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड सर्टेन सेक्ट और रिलीजन रिलेटेड फ्रीडम टू ईच सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया के हर सिटीजन को कुछ सेक्ट या रिलीजन यानी धर्म से रिलेटेड फ्रीडम प्रोवाइड की है, ओके। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है? इंडिया के हर सिटीजन को किसी ना किसी सेक्ट से या रिलीजन से रिलेटेड जो भी फ्रीडम है वो प्रोवाइड की है, ठीक है। वो फ्रीडम से अपने धर्म मान सकते हैं, जो भी बिलीव्स हैं वो मान सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सब फ्रीडम प्रोवाइड की है, ठीक है। ऑन इट्स बेसिस सिटीजन्स हैव फ्रीडम टू फॉलो एंड प्रोपगेट देयर रिलीजन एंड बिलीव्स। ऑन इट्स बेसिस मीन्स इसके आधार पर सिटीजन्स हैव फ्रीडम टू फॉलो, सिटीजन्स को फ्रीडम है, ठीक है। दे आर फ्री टू फॉलो what? Their religion and beliefs, and of course they can propagate their religion and beliefs, right? Citizens को freedom है कि वो अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं और उसका प्रोपगेट यानी उसका प्रचार कर सकते हैं अपनी मान्यताओं में, अपनी बिलीव्स में भी, और जो उनकी बिलीव्स हैं उनको भी फॉलो कर सकते हैं, उनका भी वो प्रचार कर सकते हैं। Republic. India is a republic country. It means that the country is run by its own people who are elected directly or indirectly, ठीक है। तो इंडिया जो है वो एक रिपब्लिक कंट्री है। इसका मीनिंग अगर हम देखें तो क्या है? द कंट्री इज़ रन बाय इट्स ओन पीपल। इंडिया के जो खुद के लोग हैं, जो इंडिया के अंदर रहते हैं, ठीक है, उन्हीं लोगों के थ्रू इंडिया चलता है। हु आर इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली
उनको इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। किसको इलेक्ट किया जाता है? जो इंडिया के अंदर ही रहते हैं, है ना। तो इंडिया को चलाने के लिए, इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम देखने के लिए जिनको इलेक्ट किया जाता है वो इंडिया के ही लोग होते हैं। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको इलेक्ट किया जाता है और वो इंडिया के ही लोग होते हैं, ठीक है। तो इंडिया के लोगों के थ्रू ही ये कंट्री चल रही है, इसीलिए इसको कहते हैं रिपब्लिक कंट्री। द हेड ऑफ द स्टेट is not decided by inheritance as it happens in monarchy, but elected through indirect voting. यहाँ इंडिया में स्टेट का जो हेड होता है उसे डिसाइड करने के लिए उसे विरासत से तय नहीं किया जाता है कि कौन बनेगा हेड, ठीक है। इनहेरिटेंस से हेड डिसाइड नहीं होता है, जैसे मोनार्की में होता है ना कि एक राजा है, डेथ हो गई तो बाद में उनके बेटे ने उसकी गद्दी संभाली, रानी है, डेथ हो गई, फिर उसकी बेटी ने या उसके बेटे ने गद्दी संभाली। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये एक रिपब्लिक कंट्री है, यहाँ इनहेरिटेंस से कोई भी राजा तय नहीं किया जाता है, हेड किसी भी स्टेट का इससे इनहेरिटेंस से डिसाइड नहीं होता है, ठीक है। बट होता क्या है यहाँ पे? इलेक्टेड थ्रू इनडायरेक्ट वोटिंग, ठीक है। यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं जिसमें इनडायरेक्ट वोटिंग से ये डिसाइड होता है कि स्टेट का हेड कौन बनेगा, ओके। ऑल पोजीशंस इन दिस सिस्टम ऑफ रिपब्लिक ऑल पोजीशंस फ्रॉम पंचायत टू पार्लियामेंट आर ओपन टू ऑल सिटीजन्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट और रिलीजन। इन दिस सिस्टम ऑफ रिपब्लिक, यानी रिपब्लिक का जो ये सिस्टम है इसमें क्या होता है? ऑल पोजीशंस, ठीक है, सारी पोजीशंस इसमें आ गई, पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक, ये सारी जो पोजीशंस है इसमें आ जाती है। और इसमें क्या होता है? ओपन टू ऑल सिटीजन्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट और रिलीजन। मतलब ये सारी जो पोजीशंस हैं वो ओपन है हर एक सिटीजन के लिए, ठीक है। कोई भी सिटीजन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो। He can be the member of पंचायत and of course of the parliament। पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक जो भी पोजीशंस आती हैं, ठीक है, उसमें किसी भी पोजीशन का अगर उसको मेंबर बनना है, ही इज़ एबल टू पार्टिसिपेट इन दैट पोजीशन, ओके। सो रिपब्लिक इंडिया है, रिपब्लिक सिस्टम चल रहा है, तो उसमें सारे सिटीजन्स को फ्रीडम है, ठीक है, कोई भी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यूनियन टेरिटरी स्टेट, India is a federal union comprising different states। तो इंडिया क्या है? एक फेडरल यूनियन है, ठीक है, comprising different states, जिसमें डिफरेंट स्टेट्स शामिल हैं अंदर, ठीक है। इंडिया being a huge country with great diversities, it is difficult to run it from one central place and therefore the constitution has made provisions for federal structure। तो इंडिया जो है बीइंग अ ह्यूज कंट्री, ठीक है, इंडिया एक ह्यूज कंट्री है, वी ऑल नो दैट। तो बीइंग अ ह्यूज कंट्री विथ ग्रेट डाइवर्सिटीज़, इंडिया एक ह्यूज कंट्री है और इसमें ग्रेट यानी बहुत ज़्यादा अलग अलग डाइवर्सिटीज़ देखने को हमें मिलती हैं, है ना। तो एक बड़ा सा देश जिसमें अलग अलग डाइवर्सिटीज़ हैं, इतनी सारी विविधताएँ हैं, एक ऐसे देश को एक सेंट्रल प्लेस से चलाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? दे मेड प्रोविजंस फॉर फेडरल स्ट्रक्चर, ओके। फेडरल स्ट्रक्चर हैज़ 2 पार्ट्स। फेडरल स्ट्रक्चर में 2 पार्ट्स आ जाते हैं, कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज फेडरल गवर्नमेंट एंड द सेकेंड वन इज स्टेट गवर्नमेंट। वर्क एंड अथॉरिटी of these 2 types of governments are clearly defined। तो इन दोनों टाइप के गवर्नमेंट्स के लिए जो वर्क है, अथॉरिटी जो इन्हें दी जाती है, वो सब क्लियरली डिफाइन किया गया है इस कॉन्स्टिट्यूशन में। इन दोनों ही गवर्नमेंट्स को जो भी वर्क मिलता है, जो टास्क मिलते हैं, जो अथॉरिटी मिलती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, वो सब कुछ क्लियरली डिफाइन, ठीक है, सब कुछ क्लियरली डिफाइन किया हुआ है। द फेडरल गवर्नमेंट इज एंट्रस्टेड विद इम्पॉर्टेंट टास्क एंड अथॉरिटी। तो फेडरल गवर्नमेंट को क्या किया जाता है? इंटरेस्टेड मीन्स कुछ सौंपना, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट टास्क होता है या अथॉरिटी होती है तो फेडरल गवर्नमेंट को सौंपी जाती है। द फेडरल गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज सेंट्रल गवर्नमेंट।
तो फेडरल गवर्नमेंट को ही सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है। ओके, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया आर स्टेटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यानी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेटेड मीन्स बताया गया है, शो किया है, दिखाया है क्या, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, एक जो डेमोक्रेटिक इंडिया है, जो लोकशाही देश है हमारा, इसके जो अंदर सिटीजन्स हैं, जो भी लोग रहते हैं, उनके क्या क्या राइट्स हैं, उनकी कौन सी ड्यूटीज़ हैं, वो सब दैट ऑल आर स्टेटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं, ड्यूटीज़ कौन सी हैं इंडिया की सिटीजन्स की। ओके, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया वी एंजॉय सर्टेन राइट्स। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होने की वजह से वी एंजॉय सर्टेन राइट्स, काफ़ी सारे ऐसे राइट्स हैं, वी कैन एंजॉय दैट। ओके, हाउएवर इन ऑर्डर टू सी दैट our rights are not hurting anyone and also to make citizens participate in the development of the nation. So fundamental duties are also stated in the constitution. तो जैसे इंडिया के सिटीजन्स के लिए राइट्स स्टेटेड हैं, मेंशन हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, बिल्कुल वैसे ही ड्यूटीज़ भी मेंशन हैं। एंड फॉर व्हाट? इन ऑर्डर टू सी दैट राइट्स आर नॉट हर्टिंग एनीवन। जो भी अधिकार हमें मिले हुए हैं, जो राइट्स हमें मिले हुए हैं, राइट मीन्स जो अधिकार मिले हैं, जो हक हमें मिले हुए हैं, ओके, वो जो राइट्स हमें मिले हैं तो उसका कोई मिसयूज़ ना करे, उसकी वजह से किसी और को हर्ट ना हो, इसीलिए। और दूसरी भी इसमें एक चीज़ बताई गई है, ऑल्सो टू मेक सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। नेशन का, इंडिया का डेवलपमेंट हो, सिटीजन्स उसमें पार्टिसिपेट करें, इंडिया के डेवलपमेंट में सिटीजन्स पार्टिसिपेट करें, मतलब इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनका डेवलपमेंट हो और वो राइट्स जो मिले हुए हैं उसका किसी को हर्ट ना हो उसकी वजह से। इन सभी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर ऑल्सो स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर लाइक टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। राइट्स और ड्यूटीज़ वो कॉइन के दो अलग अलग साइड की तरह होता है। ठीक है, लेट अस नो अबाउट दैम। तो अभी उसके बारे में हम देखने वाले हैं। ओके, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर एसेंशियल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द नेशन एज वेल एज टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम। स्टेबिलिटी ऑफ द नेशन, तो नेशन की यानी इंडिया की स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए फंडामेंटल राइट्स आर इसेंशियल मीन्स ज़रूरी हैं, नेसेसरी हैं। ओके, एज वेल एज टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम। अब इंडिविजुअल फ्रीडम क्या होता है? तो इंडिया के हर एक सिटीजन को इंडिविजुअली फ्रीडम मिली हुई है। क्या क्या फ्रीडम मिली है, कौन से राइट्स गिवन है, वो सभी हम अब लाइन से देखने वाले हैं डिटेल में। ओके, द फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वालिटी। एज यू ऑल नो देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। ओके, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ। कानून के आगे हर कोई इक्वल है। ठीक है, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जेंडर, कास्ट और कलर एंड ऑल सिटीजन्स शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट और कॉम्पिटेंस। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव होता ही क्यों है, किस किस चीज़ पर हो सकता है? तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म की वजह से, धर्म के बेस पे हो सकता है। ठीक है, जेंडर के बेस पे हो सकता है, कास्ट के या कलर के बेस पे हो सकता है। बट लिखा है देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन मीन्स डिस्क्रिमिनेशन होना ही नहीं चाहिए। ओके, ऑल सिटीजन्स शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट एंड कॉम्पिटेंस। सारे सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कैसे? अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट। कहीं पर एडमिशन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो उसमें कैसे होता है, अगर आप कॉलेजेस वगैरह में चेक करो या कुछ भी ऐसे देखो तो मेरिट के अकॉर्डिंग आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है फॉर एडमिशन। ठीक है, कहीं कहीं कॉम्पिटेंस भी हो जाता है, जैसे एबिलिटी है हमारे काम करने की,
उसके बेस पे भी हमें लिया जाता है, ठीक है। मीन्स एक्सपीरियंस वगैरह की बात हो गई, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन देखने नहीं मिलेगा। हम अगर कैपेबल हैं तो हमें काम ज़रूर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ राइट टू फ्रीडम। दैट मीन्स द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़। ओके, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए आप फ्री हैं। ऑल्सो फ्री टू ट्रैवल, आप ट्रैवलिंग के लिए भी फ्री हैं। आप वी कैन ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना। हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी हम जा सकते हैं। तो ट्रैवलिंग के लिए वी आर फ्री। रिसाइड एंड परस्यू लाइवलीहुड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। हम कंट्री के किसी भी पार्ट में रिसाइड मीन्स रह सकते हैं। एंड परस्यू लाइवलीहुड मीन्स अपनी आजीविका चला सकते हैं, कमा सकते हैं, ठीक है। राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। The main aim of the Constitution is to ensure the formation of a society sans exploitation, where no one gets exploited by others. Now, what does it mean? Exploitation means to take benefit or to take advantage from others, वो भी selfishly, ठीक है। आप किसी का एडवांटेज लेते हो, उससे काम करवाते हो ज़बरदस्ती अपने मतलब के लिए, तो एक तरह का शोषण हो गया, ठीक है। हम इसी को कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, उसका मेन एम ही यही है कि वो इंश्योरिटी देता है कि हमारी इंडिया जो है उसका फॉर्मेशन, सोसाइटी का जो फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह से होगा जहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। सेंस मीन्स विदाउट, ठीक है। तो सेंस एक्सप्लॉयटेशन मीन्स विदाउट एक्सप्लॉयटेशन, द फॉर्मेशन ऑफ अ सोसाइटी विदाउट एक्सप्लॉयटेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें इंश्योरिटी देता है कि फॉर्मेशन जो है हमारी सोसाइटी का कुछ इस तरह से होगा जहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, वे नो वन गेट्स एक्सप्लॉयटेड बाय अदर्स। Pushing children aged less than 14 years into employment is also a kind of exploitation. ये भी एक तरह का शोषण ही है कि आप एक बच्चे को एम्प्लॉयमेंट के लिए धकेलते हो, है ना। 14 साल से कम बच्चों को, उनकी एज ही क्या है, उनको एज है पढ़ने की, लिखने की, ठीक है, एंजॉय करने की लाइफ है। ऐसे एज में उनसे काम करवाना ये भी एक तरह का शोषण ही है। This right ensures that anyone can stop or protest against exploitation. Now you are having this right, okay, you are having this right, that means आपके पास ये अधिकार है, ठीक है, कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हो अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। मीन्स अगर शोषण हो रहा है तो आप उसका विरोध कर सकते हो। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजन का भी यहाँ पर फ्रीडम है, ठीक है। Each citizen of India is free to follow and propagate any religion which is not against morality and health. तो इंडिया का हर एक सिटीज़न जो है वो फ्री टू फॉलो, फ्री है फॉलो और प्रोपगेट करने के लिए, क्या, तो कोई भी रिलीजन, ठीक है। किसी भी धर्म में वो मान सकता है, अपने धर्म का वो प्रचार कर, विच इज़ नॉट अगेंस्ट मॉरलिटी एंड हेल्थ, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए धर्म, कोई भी अगर आप मानते हो तो वैसा होना चाहिए नॉट अगेंस्ट मॉरलिटी एंड हेल्थ, जो हेल्थ और मॉरलिटी के अगेंस्ट ना होना। व्हाट इज़ मॉरलिटी एंड हेल्थ? हेल्थ वी ऑल नो अबाउट इट, ठीक है। मॉरलिटी का मतलब क्या होता है? तो मॉरल वैल्यूज़ जो होते हैं ना हमारी लाइफ की, उनको कहते हैं मॉरलिटी। लाइक हमारे जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जैसे ऑनेस्टी हो गया, या डू नॉट हार्म टू अदर्स, ठीक है, हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, चोरी नहीं करनी है, ऑनेस्टी रखनी है, ठीक है। ये सभी जो चीज़ें होती हैं इनको हम कह सकते हैं मॉरल वैल्यूज़, ठीक है। तो मॉरल वैल्यूज़ के अगेंस्ट ना हो ऐसा कोई भी धर्म आप फॉलो कर सकते हो और उसको प्रोपगेट कर सकते हो। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ईच सिटीजन ऑफ इंडिया इज़ फ्री टू कंजर्व, मेंटेन एंड डेवलप his or her language, dialect, traditions, values, etc. Now what does it says? We all are having the right, educational rights and cultural rights, ठीक है। हम सबको ये अधिकार है कि हम एजुकेशन गेट कर सकते हैं, अपने कल्चर को डेवलप कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है,
हमारी जो लैंग्वेज है, डायलेक्ट मीन्स बोली, ठीक है। जैसे अगर आप मातृभाषा आपकी हिंदी है या गुजराती है या पंजाबी है, कोई भी है मातृभाषा, लेकिन डायलेक्ट कैसा है, हर एरिया का कुछ डायलेक्ट जो होता है वो अलग अलग होता है। डायलेक्ट मीन्स हमारी बोली, ठीक है। A form of a language that is spoken in certain region or by a certain group. तो डायलेक्ट क्या होता है? जैसे एक अलग अलग रीजन की हम बात करें तो सेम लैंग्वेज वाले लोग अगर आपको मिलेंगे ना, तो हो सकता है कभी कभी उनकी जो थोड़ी बोली होती है ना वो डिफरेंट होती है, ठीक है। एक ही भाषा बोलने वाले लोग जब मिलते हैं अलग अलग ग्रुप के, अलग अलग रीजन के, तो कभी कभी क्या हो जाता है कि उनकी जो बोली होती है थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है। हम एक ही भाषा के होने के बावजूद भी कभी कभी हम नहीं समझ पाते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनकी बोली अलग होती है, हमारी बोली अलग होती है, ठीक है। उनको हैबिट होती है अलग बोली बोलने की और हमारी हैबिट होती है अलग। इसीलिए क्या होता है, थोड़ा सा इसमें आपको चेंज, डिफरेंस देखने मिलेगा। दैट इज़ कॉल्ड डायलेक्ट। जो होती एक लैंग्वेज ही है, लैंग्वेज का ही एक फॉर्म होता है, बट उसे थोड़ा बदल दिया जाता है, ठीक है। Right to constitutional remedies. Regardless of formation of a number of laws and making provisions for ensuring fundamental rights, it makes no sense if they are not properly implemented. There are a number of laws in the constitution, okay, and there are so many provisions for ensuring the fundamental rights, okay। तो इतने सारे जो लॉज बनाए गए हैं, फंडामेंटल जो राइट्स हैं हमारे, उनको इंश्योर करने वाले प्रोविजंस बनाए गए हैं, लेकिन इन सब का कोई मतलब ही नहीं है अगर उनका प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। तो अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है तो इन चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं है। एंड देयरफॉर प्रोविजंस हैव बीन मेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज राइट्स। तो इन राइट्स के लिए, इन अधिकारों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रोविजंस बनाए गए हैं। एनी सिटीजन हु फील्स deprived of fundamental rights can go to the court. कोई भी ऐसा इंडिया का सिटीजन जिसे लगता है कि कुछ दिक्कत आ रही है उससे, ठीक है, जो भी राइट्स हमें मिले गए हैं, जो भी अधिकार हमें मिले गए हैं, अगर उसे लगता है कि मैं उनसे वंचित रह गया हूँ, तो वो कोर्ट की तरफ जा सकता है। However, under specific circumstances, these fundamental rights can be deferred for a limited time period. कुछ टाइम पीरियड के लिए ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इन्हें डिफर्ड किया जा सकता है, मतलब स्थगित किया जा सकता है। कब? अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस। कुछ स्पेशल ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, स्पेसिफिक कंडीशंस आ जाती हैं, जब उन्हें लगता है कि नहीं है सही, तब वो लोग क्या कर सकते हैं, इन राइट्स को कुछ टाइम के लिए स्थगित कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। नो वन कैन प्रैक्टिस हिज और हर फंडामेंटल राइट्स बाय हर्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, कम्युनिटी और द नेशन। कोई भी इंसान, कोई भी सिटीजन अपने फंडामेंटल राइट्स को रन करने के लिए, अपने राइट्स का पालन करने के लिए किसी दूसरे पर्सन को, किसी दूसरी कम्युनिटी को या किसी दूसरे नेशन को हार्म नहीं पहुंचा सकता, हर्ट नहीं कर सकता, उनके इंटरेस्ट को हर्ट नहीं कर सकता। और अगर करता है तो वो इन सब चीज़ों को करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट्स का, कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स मेंशन है उसका पालन नहीं कर सकता, ठीक है। हमें किसी को ठेस नहीं पहुंचानी है, किसी के भी किसी को हर्ट नहीं करना है। हमें जो राइट्स मिले हुए हमें सिर्फ उनको ही फॉलो करना है, उनको ही हमें यूज़ करना है, दूसरों को हमें हानि नहीं पहुंचानी। फंडामेंटल ड्यूटीज़। Along with fundamental rights, some fundamental duties are also mentioned in the Constitution. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स मेंशन हैं, गिवन हैं, उसी के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी मेंशन हैं। दे आर डिस्प्लेड बिलो। वो नीचे जो बताया गया है वही है, ओके। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, the national flag and the national anthem. Abide means पालन करना, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करके हमें क्या करना है, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आइडियल्स हैं, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इन सभी की हमें रिस्पेक्ट करनी है, ओके। आइडियल्स क्या होते हैं? हमारे आदर्श, हमारे विचार, ठीक है।
जो हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, इन सभी की हमें क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है। करते हो ना सभी नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट, है ना? अभी 15 अगस्त आने वाला है, नेशनल फ्लैग सब लेते हैं, फ्लैग होइस्टिंग होता है ना? तो हमें क्या करना है, नेशनल फ्लैग की, नेशनल एंथम की हमें रिस्पेक्ट करनी है। जब नेशनल एंथम स्टार्ट होता है तब हमें एक प्लेस पे एज अ स्टैचू खड़ा रहना होता है, ठीक है? तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं उनमें हमें ध्यान देना है, क्योंकि हमें नेशनल एंथम की, नेशनल फ्लैग की हमें रिस्पेक्ट करनी है एज ए इंडियन सिटीजन। ये सब हमारे लिए मैंडेटरी है, ओके? टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड अ नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। फ्रीडम के लिए यानी आज़ादी के लिए नेशनल स्ट्रगल हुआ था, याद है ना सबको? तो फ्रीडम के लिए जो नेशनल स्ट्रगल हुआ था उसको इंस्पायर करने वाले जो मॉडल आइडियाज़ है ना, नोबल आइडियाज़ है ना, हमें उनको भी फॉलो करना है, हमें उनका पालन करना है। हियर द चेरिश्ड वर्ड इज गिवन। नाउ व्हाट डज इट मीन? इट इज़ लाइक अ ट्रेजर, खजाने जैसा है, गिफ्ट जैसा है। जो हमारे नोबल आइडियाज़ हैं हमें उनको एज अ ट्रेजर मानना है, हमें उनको एज अ खजाने की तरह मानना है, हमें उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, क्योंकि हमें उनको फॉलो करना है, ठीक है? अब जैसे कोई चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए तो आप उसको इम्पोर्टेंस दोगे ना, उसकी वैल्यू करोगे। वैसे ही ये जो नोबल आइडियाज़ होते हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और हमें क्या करना चाहिए, इनकी वैल्यू करनी चाहिए, इनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, इन्हें एज अ ट्रेजर मानना है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। सोवरेनिटी मीन्स अथॉरिटी होता है, ओके? इंडिया कैसी कंट्री है? सेल्फ गवर्नेंस, ओके? इसलिए इंडिया की जो सोवरेनिटी है यहाँ पर उसकी बात हो रही है, संप्रभुता की बात हो रही है, ठीक है? सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। नाउ विल सी व्हाट इज इंटेग्रिटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है? ऑनेस्ट बनने की जो क्वालिटी है, ऑनेस्ट होने की जो क्वालिटी है उसको हम कहते हैं इंटेग्रिटी, यानी ऑनेस्टी, ईमानदारी। सिर्फ यही नहीं, आप जिसमें बिलीव करते हो, जो आपको सही लगता है, जो आपको राइट लगता है, अगर आप उसके प्रति ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो, उसके प्रति आप दृढ़ हो, मजबूत हो, स्ट्रांग हो, उसको हम कहते हैं इंटेग्रिटी, ओके? टू अपहोल्ड मीन्स बनाए रखना। क्या बनाए रखना है? और आपको प्रोटेक्ट भी बोला गया, तो अपहोल्ड मीन्स बनाए रखना है और प्रोटेक्ट मीन्स प्रोटेक्ट करना है। किसको प्रोटेक्ट करना है, किसको बनाए रखना है? सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। इंडिया की इंटेग्रिटी को, इंडिया की यूनिटी को और इसकी सोवरेनिटी को बनाए रखना है और प्रोटेक्ट करना है। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। डिफेंड मीन्स रक्षा करना, किसकी? कंट्री की, ठीक है? तो हमें देश की रक्षा करनी चाहिए और रेंडर्स नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, और जब ऐसा करने के लिए कहा जाए तब नेशनल सर्विस रेंडर करनी है, मीन्स प्रोवाइड करनी है, देनी है। टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women. Now we will see what is harmony. Okay, पहले देखते हैं harmony क्या होता है. When people live or work together without fighting or disagreeing with each other. इसका मतलब क्या है? जब लोग एक दूसरे से बिना लड़े या बिना एक दूसरे से डिसएग्री हुए एक साथ रहते हैं या अच्छे से काम करते हैं तो हम क्या कहते हैं? हार्मनी, ठीक है? हम हार्मनी इस पर्टिकुलर वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? जहाँ पर फाइटिंग वगैरह नहीं हो रही है, डिसएग्री नहीं है, कोई एक दूसरे से डिसएग्री नहीं है, सब एक दूसरे से सहमत हैं, अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। आप स्कूल के स्टाफ की बात कर सकते हो, कॉलेज के फैकल्टी के बारे में एग्जाम्पल दे सकते हो, कहीं की भी बात कर सकते हो जहाँ पे स्टाफ है, टीम वर्क है, लेकिन उनके बीच में झगड़ा नहीं है, फाइटिंग नहीं है, वो सब एक दूसरे के साथ सहमत होते हैं, एक दूसरे के साथ सब
एग्री होते हैं, डिसएग्री नहीं होते हैं, उसको हम कहते हैं हार्मनी। ओके, और यहाँ नीचे क्या लिखा है, रिलीजियस मीन्स धार्मिक, ठीक है, धर्म रिलेटेड। लिंग्विस्टिक मतलब भाषा संबंधी, यहाँ पर लैंग्वेजेस की बात हो रही है। देन रीजनल, सेक्शनल डाइवर्सिटीज़, अलग अलग एरिया में अगर आप नोटिस करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होगा ही, हर एक एक्टिविटी में, हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको मिल ही जाएगा। अगर सेम कास्ट के लोग भी रहते हैं तो भी उनकी भाषा में, उनकी एक्टिविटीज़ में थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको दिख जाएगा। इसको क्या कहते हैं हम, डाइवर्सिटी कहते हैं, है ना। तो इन डाइवर्सिटीज़ से परे इंडिया में क्या है कि इन लोगों के बीच में हार्मनी बनी हुई है, ठीक है। हार्मनी को हमें प्रमोट करना है, बनी हुई भी है और प्रमोट भी करना है। मीन्स इतने सारे डाइवर्सिटीज़ होने के बाद भी इंडिया के लोगों के बीच क्या है, हार्मनी है। मतलब सब एक दूसरे के साथ अच्छे से मिलते हैं, काम करते हैं, डिसएग्री नहीं होते हैं। दो अनजान बंदे भी मिलते हैं, अलग अलग कास्ट के हों या एक ही कास्ट के हों, डाइवर्सिटीज़ तो होती हैं, फिर भी वो लोग क्या करते हैं, हार्मनी बनाए रखते हैं, ठीक है। एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड मतलब ये भाईचारे की बात हो रही है। ओके, मीन्स इन डाइवर्सिटीज से परे इंडिया के जो लोग हैं उनके अमोंस्ट, उनके बीच ब्रदरहुड, कॉमन ब्रदरहुड की स्पिरिट और हार्मनी को प्रमोट करना है, ठीक है। और क्या लिखा है, रिनाउंस यानी छोड़ना या त्याग करना। ओके, डेरोगेटरी, नाउ व्हाट डज इट मीन, मीन्स अपमानजनक, ठीक है। डेरोगेटरी मीन्स अपमानजनक। और आता है यहाँ पर डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब होता है इम्पोर्टेंस, गरिमा, ठीक है। यहाँ पर वुमेन पावर की बात हो रही है, उनकी इम्पोर्टेंस की बात हो रही है, उनकी गरिमा की बात हो रही है, उनकी प्रतिष्ठा की बात हो रही है। ओके, अब वन बाय वन जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं इनका मीनिंग नोट करते जाना। तो जब आप दोबारा ये चैप्टर रीड करेंगे ना तो तब आपको एक एक वर्ड को सर्च नहीं करना पड़ेगा। जो भी हार्ड वर्ड्स आ रहे हैं अगर आप लिख के रखेंगे तो दोबारा जब चैप्टर रीड करेंगे तो आपको बहुत इसमें फ़ायदा मिलने वाला है। एंड ऑफ कोर्स इन द एग्ज़ाम टाइम्स यू विल नॉट हैव टू वेस्ट योर टाइम बाय जस्ट सर्चिंग दिस काइंड ऑफ वर्ड्स। ओके, अब यहाँ पर वुमेन पावर की बात हो रही है, ठीक है। तो महिलाओं की डिग्निटी के लिए यानी इम्पोर्टेंस के लिए डेरोगेटरी यानी अपमानजनक जो चीज़ें हैं, प्रैक्टिसेस हैं, हमें रिनाउंस मीन्स उनका त्याग करना है। वन मोर टाइम, डिग्निटी ऑफ वुमेन, ठीक है, महिलाओं की गरिमा के लिए डेरोगेटरी मीन्स अपमानजनक प्रैक्टिसेस, ठीक है, उनका रिनाउंस मतलब त्याग करना है, छोड़ना है। To value and preserve the rich heritage of our composite culture. कंपोजिट कल्चर क्या होता है, कंपोजिट कल्चर मीन्स यहाँ अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं ना, तो ये सारा क्या हो गया, कंपोजिट कल्चर हो गया ना। एकदम सब अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो एक कल्चर के लोग नहीं रहते यहाँ पे, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं इंडिया में। एक जगह पर अगर आप चेकिंग करोगे, एक रीजनल एरिया आप सिलेक्ट कर दो, एक रीजन सेलेक्ट कर दो, वहाँ पर चेक करोगे तो अलग अलग संस्कृति के लोग रहते होंगे। तो हमारे कंपोजिट कल्चर की जो रिच हेरिटेज है मीन्स विरासत की बात हो रही है। ओके, तो हमारे कंपोजिट कल्चर के इस हेरिटेज को हमें वैल्यू देनी है, इम्पोर्टेंस देनी है और प्रिजर्व करना है यानी संभाल कर रखना है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, lakes, rivers and wildlife and to have compassion for living creatures। तो हमें क्या करना है, अभी प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव करना है, ठीक है। प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव करना है किसको, तो नेचुरल एनवायरनमेंट को, ठीक है। और क्या क्या आता है नेचुरल एनवायरनमेंट में, तो यहाँ पर लिखा है इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो मैं इन सभी को प्रोटेक्ट करना है, इम्प्रूव करना है, और क्या लिखा है, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। तो लिविंग क्रिएचर्स मीन जो क्रिएचर्स अभी प्रेजेंट हैं, जिनकी प्रेजेंस अभी है, ठीक है, यानी जीवित प्राणियों की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो हमें उन पर कंपैशन बनाए रखना है, मतलब काइंड रहना है। ओके, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर,
ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड रिफॉर्म। तो क्या क्या डेवलप करना है हमें? साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड रिफॉर्म। ह्यूमनिज्म के बारे में सबको पता ही है, ओके। और फिर बात करते हैं साइंटिफिक टेम्पर की। तो साइंटिफिक टेम्पर मीन्स वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइंटिफिक टेम्पर होता क्या है? ये एक वाइड कंसेप्ट है। तो ये एक तरह का साइंटिफिक वे है जिसे डे टू डे लाइफ में भी यूज़ किया जा सकता है। अब साइंस में कैसा होता है, एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं कुछ ना कुछ प्रूव करने के लिए, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रूव करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर भी वैसा ही है, साइंटिफिक वे को डे टू डे लाइफ में यूज़ किया जा सकता है। जैसे अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं या आप किसी को कुछ सिखाते हैं, तो जब तक आप प्रूफ नहीं कर लेते वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसे कहते हैं साइंटिफिक वे। तो साइंटिफिक टेम्पर यानी साइंटिफिक वे को डे टू डे लाइफ में यूज़ करना है, यानी उसका डेवलप करना है। और ह्यूमनिज्म लिखा है, ह्यूमनिज्म का डेवलप करना है। द स्पिरिट ऑफ क्यूरियोसिटी, इन सब का हमें क्या करना है? डेवलप करना है। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस। अब जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, इन सबको हमें सेफ गार्ड यानी प्रोटेक्ट करना है। और जो वायलेंस यानी हिंसा से हमें दूर रहना है, हमें उसे छोड़ना है। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement। अब इंडिविजुअल हो या कलेक्टिव हो, कोई भी एक्टिविटी हो, इंडिविजुअल भी हो सकती है, कलेक्टिव भी हो सकती है, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी हो, इन ऑल स्पेयर्स मीन्स हर क्षेत्र में एक्सीलेंस को गेट करने की ट्राई करनी है, ठीक है। इससे क्या होगा कि नेशन जो है यानी हमारा जो इंडिया है कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवियर एंड अचीवमेंट। एंडेवियर मीन्स प्रयास करना, कोशिश करना, और अचीवमेंट का मतलब होता है कुछ गेट करना, ठीक है। तो हमारा जो नेशन है, इंडिया है, कॉन्स्टेंटली राइज होता रहे, हायर लेवल्स की ओर राइज होता रहे, उसके लिए हमें प्रयास करना है, ठीक है। Parent or guardian has to provide opportunities for education to his child, or as the case may be, what between the age of 6 and 14 years। चाहे कोई भी मामला हो, कोई भी सिचुएशन हो, 6 साल से 14 साल तक का बच्चा अगर है तो उसे एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है। किसको करनी है? तो जो भी उसका पेरेंट है या गार्डियन है। अगर पेरेंट्स हैं, मदर फादर हैं तो भी, अगर उसका सिर्फ गार्डियन है तो उसे भी बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है फॉर एजुकेशन। फाइन, हियर द चैप्टर इज़ ओवर नाउ। विल मीट सून इन अनदर चैप्टर, ओके।